नमस्कार। इस वीडियो में हम मेंडल के वंशानुगति के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेंडल्स के जो प्रयोग थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मेंडल ने 3 प्रयोग दिए थे: मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। उन तीनों प्रयोगों के आधार पर ही मेंडल ने 3 महत्वपूर्ण नियम दिए हैं। पहला नियम है प्रभावितता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम है विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इस नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण नियम दिया था मेंडल ने, वो स्वतंत्र व्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एब्सॉर्बमेंट दिया था। ये जो तीनों नियम हैं, इनमें से प्रथम 2 नियम, प्रभावितता का नियम और विसंयोजन का नियम, ये मेंडल ने अपना जो प्रथम प्रयोग था एकल संकर संकरण प्रयोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इस प्रयोग के आधार पर ये दोनों नियम दिए थे। जबकि जो तीसरा नियम है स्वतंत्र व्यूहन का नियम, वो उन्होंने द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया था। इस वीडियो में आगे हम इन तीनों नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला नियम है प्रभावितता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस नियम के अनुसार जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में क्रॉस करवाते हैं तो हम जानते हैं कि F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन पौधों में दोनों ही जीन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी ये प्रभावी जीन है और स्मॉल टी अप्रभावी जीन है। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखाता है जिसके कारण पौधे लंबे दिखाई देते हैं, जबकि स्मॉल टी जो बौनेपन का जीन है, ये इन पौधों में होते हुए भी इस कैपिटल टी के प्रभाव में अपने आप को नहीं दिखा पाता है, अर्थात ये छुप जाता है, अपना लक्षण उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए स्मॉल टी को हम अप्रभावी जीन कहते हैं। तो इस प्रकार F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने को प्रकट करता है, जो जीन अपने को प्रकट करता है, उसे प्रभावी जीन या प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो अपने को प्रकट नहीं कर पाता है, उसे उस जीन को अप्रभावी जीन और उस लक्षण को हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसी को हम प्रभावितता का नियम कहते हैं। ये जो प्रभावितता का नियम है, ये मनुष्य के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है? हीमोफीलिया, वर्णांधता और मंदबुद्धि, ये कुछ आनुवंशिक रोग हैं और ये जो रोग उत्पन्न होते हैं वो अप्रभावी जीनों के कारण उत्पन्न होते हैं। जब ये अप्रभावी जीन किसी प्रभावी जीन के साथ होता है तो उस पीढ़ी में ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता और उस पीढ़ी में इस रोग के जीन होते हुए भी वो जो मनुष्य होता है वो सामान्य होता है। अगला जो प्रयोग है, जो नियम है मेंडल का, वो नियम है विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम में जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में हम क्रॉस करवाते हैं तो हमको पता है कि F1 पीढ़ी में अशुद्ध लंबे या संकर लंबे पौधे, कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं, उनसे जब हम युग्मकों का निर्माण करते हैं तो ये दोनों जीन, कैपिटल टी जो कि प्रभावी जीन है, स्मॉल टी जो कि अप्रभावी जीन है, युग्मक निर्माण के समय ये अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। कैपिटल टी एक युग्मक में चला जाता है, स्मॉल टी दूसरे युग्मक में चला जाता है। कहने का मतलब युग्मक निर्माण होता है तो दोनों जीन पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसीलिए इस नियम को हम विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का मतलब भी होता है अलग होना, या हम इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि दोनों जो जीन है प्रभावी और अप्रभावी वो युग्मकों में अलग अलग हो गए। तो विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम। अब हम इसको इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा गया है। अब क्यों कहा गया है? यहाँ पर देखिए कि जब युग्मक बने हैं तो ये पूरी तरह शुद्ध हैं। इन दोनों में से केवल एक ही जीन है
यहाँ पर या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, यानी ये अपने आप में पूरी तरह शुद्ध है। ये इसमें केवल केवल प्रभावी जीन है और इसमें केवल केवल अप्रभावी जीन है। तो ये पूरी तरह शुद्ध है और ये पूरी तरह शुद्ध है, यानी युग्मकों में जाके बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। ये पूरी तरह शुद्ध है, इसलिए इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ये जो नियम है इसका महत्व हम देखते हैं कि इस नियम से जो जीन संकल्पना है, जीन थ्योरी है, उसकी पुष्टि होती है। अर्थात जीन के बारे में या जीन के कार्य के बारे में इस नियम से पता चलता है। तो क्या चीज़ का पता चलता है इसमें कि जीवों में जो प्रत्येक लक्षण होता है, कोई कैरेक्टर होता है, वो एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है। ये हमको इससे जानकारी प्राप्त होती है। इस नियम से हमको ये पता चलता है कि जीन, जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए का एक खंड होता है, उसी को जीन कहते हैं। जीन वंशानुगति की इकाई है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। इसके बारे में, जीन के बारे में ये जानकारी प्राप्त होती है कि प्रत्येक जो जीन होता है उसके 2 युग्म विकल्पी यानी 2 एलील होते हैं, जिसमें से एक एलील प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। आगे जीन के बारे में ये पता चलता है कि जीन के जो दोनों एलील है, प्रभावी और अप्रभावी, वो कभी मिश्रित नहीं होते, यानी मिक्स नहीं होते। और ये जो एलील होते हैं जब युग्मक बनते हैं तो अलग अलग युग्मकों में एक एक एलील चला जाता है। तो इसी नियम को हम विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। मेंडल का जो तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण नियम है, उसे हम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इस नियम के तहत मेंडल ने देखा कि जब शुद्ध गोल व पीले बीज और झुर्रीदार और हरे बीज में क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में संकर गोल व बीज पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। और इनमें जब स्वनिषेचन करवाया तो यहाँ पर देखिए चेकर बोर्ड में से हम कोई सा भी पौधा ले सकते हैं। ये 2 लक्षण लिए मेंडल ने यहाँ पर, बीज का आकार और बीज का रंग। यहाँ पर देखिए कोई सा भी हम पौधा देख सकते हैं, कोई सी भी हम जीनी संरचना देख सकते हैं। जैसे ये ले लीजिए आप यहाँ पर कि दोनों लक्षणों की जीन एक साथ है, फिर भी ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं और स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गति करते हैं। यहाँ पर इस जीनी संरचना को देखिए, यहाँ पर कैपिटल आर, इस जीन के कारण जीन का ये जोड़ा है, ये एक लक्षण उत्पन्न करता है, यानी बीज का आकार कैसा होगा, गोल, तो गोल बीज प्राप्त होंगे। कैपिटल वाई, इससे बीज का रंग कैसा होगा, पीला। तो कहने का मतलब 2 लक्षणों के जीन एक साथ हैं लेकिन ये एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो रहे। कैपिटल वाई कैपिटल आर को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये अपना अलग लक्षण उत्पन्न कर रहा है और ये अपना अलग लक्षण उत्पन्न कर रहा है। इसी तरह से इस जीनी संरचना में भी देखिए स्मॉल आर से झुर्रीदार बीज उत्पन्न होंगे तो कैपिटल वाई से पीले बीज उत्पन्न होंगे। इसी तरह से स्मॉल आर से झुर्रीदार और स्मॉल वाई से हरे बीज उत्पन्न होते हैं। तो हम कोई सा भी उदाहरण देख लेते हैं तो इन सभी उदाहरणों से ये पता चलता है कि जब 2 लक्षणों के जीन एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं बल्कि अपना अपना लक्षण अलग अलग उत्पन्न करते हैं, तो इसी को हम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं। तो अभी तक हमने जो जितने भी वीडियो देखे हैं 2-3, तो इनमें मेंडल्स के जो प्रयोग देखे हैं और मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम हैं उनके बारे में जाना है। ये मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम और प्रयोग हैं ये मानव जाति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन नियमों की जानकारी प्राप्त करने पर हम मनचाहे फसल में जो बीजों की किस्म है वो प्राप्त कर सकते हैं या मनचाही जानवरों में नस्ल उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि अधिक उत्पादन देने वाली फसल प्राप्त कर सकते हैं या जानवरों में अधिक दूध देने वाली गाय भैंस
उत्पन्न कर सकते हैं, अधिक अंडे देने वाली मुर्गी उत्पन्न कर सकते हैं, अधिक मांस देने वाली या अधिक ऊन देने वाली भेड़ हम उत्पन्न कर सकते हैं इन प्रयोगों के बारे में जानकर। इन प्रयोगों के बारे में जानकर हम आनुवांशिक बीमारियों का भी पता कर सकते हैं कि कौन से जीन से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम आनुवांशिक रूप से फसलों में और जानवरों की जो नस्ल है, वो जो किस्म है, उनमें हम सुधार कर सकते हैं और मनचाहे यानी कि वांछित लक्षण हम उत्पन्न कर सकते हैं। हम रोग प्रतिरोधक फसलों की किस्में प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो मेंडल्स के जो नियम हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए।